प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसके पश्चात हम लोग मौर्योत्तर काल को देखेंगे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, इसका सही आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाले आय को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 93 है इसमें, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों का कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो पौतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचर खाने के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, पंको दक्कन सननिधि मौर्य प्रशासन द्वारा किया जाने वाला जुर्माना था। तो ये जुर्माना सड़क पर कीचड़ फैलाने पर से संबंधित था। पंको सन्निधोरे। पंको दक्कनसननिधि मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा है। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यही हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है कि पारंपरिक राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन से न्यायालय थे? यहाँ पे 2 औजार यानी कि रज्जुक और कंटक शोधन जो न्यायालय थे वो अस्तित्व में थे। किसके काल में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मों अपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये व्यवसाय मगध का था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करने का व्यवसाय मगध एवं सूत वर्गों का था। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो ये मौर्यों ने किया था। गांव के शासन को
स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ये मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित था। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किया गया सामाजिक स्तर था, तो वो व्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय फॉलेन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो यानी कि सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, उसके बाद हेनसांग और फिर इत्सिंग आए थे। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, प्रियदर्शी, सेंड्रोकोट्स, अमित्रघात और विष्णुगुप्त किसको कहा गया है? तो इसका सही सुमेलन है चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। अंतिम मौर्य सम्राट था तो बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्म ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इन कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 1, 2 और 3 सारे ही सही हैं इसके। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख द्वारा मारा गया। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किया? तो फिर ये ध्यान किया था
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इससे नहर निकाली। एक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी, क्योंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2वीं शताब्दी ईस्वी तक का था। अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये पाया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ के शक संवत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विषयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 उल्लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो ये हमारा डी गलत है, बाकी सही है। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3वीं शती ईसा पूर्व से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो कौन सा सही है देख लेते हैं। सी 1, 2 और 4 चारों ये तीनों ही सही है, यानी कि लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड कहा जाता है लोथल को, और राजगिरी को लायन कैपिटल ऑफ अशोक और नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग कहा जाता है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये सही है, परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। अच्छा, लायन कैपिटल ये ही गलत है। सारनाथ फर्स्ट सरमन मतलब कि तीसरा जो है हमारा राजगिरी नहीं है, सारनाथ होगा। लायन कैपिटल ऑफ अशोक, सारनाथ ठीक है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध और लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग होगा। सारनाथ होगा। मौर्योत्तर काल को देख लेते हैं।
रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। कुजुल कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। विम कडफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलते हैं। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद, यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में विड कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेखों की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के 3रे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रब-तक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों से पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 78 ईस्वी आदि है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक को कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा शारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा उन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि किसानों का व्यापार पश्चिम विश्व में
से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिलित शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक रोमन भी कहा जाता है, बौद्ध होने के कारण ही। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। प्रथम शती ईस्वी में स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के लिए प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में ब्राह्म आक्रमकों के कालों का सही कालानुक्रम है। यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाण पहली शताब्दी, यानी यूनानी, शक और कुषाण। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। मेनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिलते हैं। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यमन नरेश एंटियालरिकस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने उसके नवीन राजवंश की नींव डाली। वह कण्वायन नाम से जाना जाता था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक से मुखिया क्षिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। पुराने में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। ये है पूर्णोत्संग, स्कंद स्तंभी, शातकर्णी, लंबोदर, अपिलक, मेघ स्वाति, स्कंद स्वाति, मृगेंद्र, कुंतल स्वाति, स्वादिकर्ण, पुलु मावी, गौर कृष्ण, हाल, मंदुलक, पुरेंद्र सेन, सुंदर स्वादकर्णी, जगोर स्वादिकर्णी तथा शिव स्वाति। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शातकर्णी
उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इस कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापाथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक ने उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथुल क्लिश के सिक्कों पर। हिंद यवन शासक मेनांडर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम अवयस्क था, अतः उसकी पत्नी अगास्थ्रोक्लिस ने शासन संभाला। अगास्थ्रोक्लिस द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण, बलराम एवं वासुदेव के चित्र के अंकित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे। समकालीन का अर्थ होता है एक ही काल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। 544 से 492 वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 482 ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। और मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। उसका समय 155 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन ही थे। वो समकालीन ही थे, जबकि मिलिंद उनका सामयिक नहीं था, समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। रुद्रदामन का 130 से 150 ईसा पूर्व का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुले हुए हैं।
यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो वो रुद्रदामन प्रथम में। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये कोट दिए गए हैं, सी देखिए इसका सही है। डिमेट्रियस हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक था। गोंडोफर्निज पल्लव और विम कुषाण। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्निज पल्लव और विम कुषाण। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था तो कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासक को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने चलाए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। निम्नलिखित कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो विम कर्फिसिस को सर्वप्रथम। कुषाण शासकों में विम कर्फिसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो विम कर्फिसिस ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था। विम कर्फिसिस ने। कुषाण वंशीय विम कर्फिसिस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कर्फिसिस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विमाकृतफिसिस ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर किया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमाकृतफिसिस ने स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय। यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के 3रे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो ये 78 ईडी में हुआ था। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इस समय के शक संवत का प्रारंभ माना गया है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारों को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। ने शकों को पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है?
तो 135 वर्ष। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत 2019 प्लस 57 2076 तथा शक संवत में 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष। विकल्प सी सही उत्तर होगा। इसमें 135 वर्ष यानी कि अगर विक्रम संवत में निकालना है तो आपको +57 और अगर शक संवत में निकालना है तो आपको -78 करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करवा दूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।